प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 73 में एक नए और कमाल के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कृतिका में दूसरा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी। तो जिस तरह इसका नाम है उसी तरह काफ़ी कमाल का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज आपके पास लगातार आती रहेंगी। और नेक्स्ट लाइव में आप कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो पहले बच्चों, रीढ़ की हड्डी, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट वो है रीढ़ की हड्डी। तो ये एक एकांकी नाटक है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया है। बहुत ही गजब का है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिकली स्त्रियों को, लड़कियों को, महिलाओं को प्रमोट करने और जो लोगों के मन में लड़कियों के प्रति, फीमेल के प्रति, महिलाओं के प्रति नेगेटिविटी है ना, उसको ये वीडियो, ये वर्कशीट, ये चैप्टर ख़त्म कर देगा। तो अगर आपको ये जो चैप्टर है लाइव पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए लाइव लेके आऊँ। तो ये रूढ़िवादी जो पुराने ख्याल हैं लड़कियों के बारे में, तो उस पर प्रहार करता है। इसके लेखक एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप है। जैसे आपने रामलीला देखी होगी, कई बार हम स्कूलों में भी नाटक करते हैं, छोटे से नाटक होते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने किसी नाटक में रोल किया है, कौन सा नाटक था। तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा नाटक के बारे में ज़रूर रखें। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। सिनेमा नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान, मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो नाटक का जो मेन मकसद होता है वो मनोरंजन और साथ ही ज्ञान देना। तो कोई मैसेज होता है हर नाटक में। तो नीचे दिए गए एकांकी को पढ़ते हैं। एकांकी या नाटक में सबसे पहले होता है सीन, यानी कि दृश्य। तो दृश्य है यहाँ पर मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है, ठीक है। ये सीन है जो कि स्टेज पे आपको दिखाई देगा पर्दा हटते ही। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। तो एक महाशय पीछे पीछे की तरफ आ रहे हैं, जैसे मंदिर से पीछे पीछे आते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए हैं, इन्होंने एक तख्त को पकड़ा हुआ पीछे पीछे, जैसे ही पीछे आ रहे हैं। कमरे में आते हैं, तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो एक तरफ कोई अधेड़ उम्र के हैं, दूसरी तरफ नौकर हैं। तो जो अधेड़ उम्र के हैं वो हैं बाबूजी और नौकर। यहाँ पर देखो बाबूजी नौकर दो रोल हैं। बहुत ही मजा आएगा आपको। तो बाबूजी कहते हैं, अबे धीरे चल, धीरे धीरे, अबे तख्त को उधर मोड़ दे, अबे उधर उधर, बस बस, जैसे नाटक होता है ना। तो नौकर कहता, बिछा दूं साहब। तो बाबूजी तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा की अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है, पसीना आया है नौकर को। तो कहते हैं, पसीना किस लिए बहाया। नौकर तख्त बिछड़ता है, ही हंसता है। तो नौकर जो हंसने लग जाता है। बाबूजी, हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था। कल से देखा होगा आपने, एक स्टील का बड़ा सा बर्तन होता है, बड़ा सा, तो उसमें 10 लीटर के करीब पानी आता है। तो उन्होंने कहा कि कलशों की तरह नहाया है, लोटों, कलशों से नहाया लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस बस, ठीक, ओके। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। बहू जी है, इन बाबूजी की पत्नी है, तो उनसे कहा कि दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी लाना, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही लाना। तो नौकर जाता है। नौकर को उन्होंने कह दिया कि भाई क्या करो, एक दरी ले आओ और बहू से दरी ले आना और एक चादर भी ले आना। नौकर जाता है,
बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, गोरा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप नाम है बाबूजी का। दोनों तरफ देखते हैं, एक बार प्रेमा की तरफ, एक बार नौकर की तरफ, एक बार प्रेमा, एक बार नौकर, एक बार प्रेमा। प्रेमा कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो रामस्वरूप कहते हैं धोती किसने मंगाई? तो चलिए मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा बता दूं, इनके घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान नहीं बल्कि लड़की को देखने आने वाले हैं। तो लड़की को जैसे लड़के वाले आते हैं ना, आपके घरों में भी आपकी दीदियों को आपके आए होंगे या आपके भाई लोग गए होंगे लड़की देखने शादी के लिए। तो यहाँ पर सारी तैयारियां हो रही है, भाई लड़के वाले आ रहे तो सारे चकाचक होना चाहिए। तो रामस्वरूप जी ने उससे धोबी के यहाँ से मंगवाया था, लेकिन वो क्या बोल गया, धोती दे दो। तो भाई प्रेमा भी बड़ी मतलब काम में बिजी है, तो रामस्वरूप ने कहा कौन सी धोती? तो प्रेमा कहती है कि अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए चाहिए। भाई कुछ धोती में करवट तो नहीं दिया आपने, अभी अभी धोती मांगी है फिर से। तो रामस्वरूप कहा लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? तो प्रेमा कहती है यही तो कह रहा है रतन। रतन कौन है? नौकर है। तो चलिए बहुत ही मजेदार ये नाटक और भी मजेदार होने वाला आपके लिए। तो चलिए कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड, इनको देखते हैं। प्रस्तुत गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया? प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो सही का निशान लगाएंगे। 4 ऑप्शन है, कहानी, कविता, एकांकी या नाटक। कहानी नहीं है, कविता भी नहीं है, नाटक है, लेकिन नाटक का एक रूप है एकांकी। तो इसका ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एकांकी। इस एकांकी को किसने लिखा? तो एकांकी के जो राइटर हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक। तीसरा सवाल है, यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? तो यह एकांकी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने, महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता को समाप्त करने और उनको महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने पर लिखा गया है। टोटली महिलाओं के ऊपर जो सोच है लोगों की, दकियानूसी, पुरानी सोच, पुराने ख्याल कि भाई बहुत सारे ख्याल आज भी आपके आसपास लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हैं, उन सबको दूर करने के लिए। चौथा सवाल, इसके विभिन्न व्यक्तियों के पात्रों के नाम लिखिए। तो इसके कुछ और भी विभिन्न पात्र हैं। चलिए सीरियल वाइज लिखिए। सबसे पहले रामस्वरूप लिखते जाइए। रामस्वरूप के बाद है प्रेमा, प्रेमा के बाद है रतन। तो ये 3 तो आपको दिख गए। इसके बाद चौथा है वो है उमा, जो कि इनकी लड़की है, जिसके लिए लड़के वाले आने वाले हैं। इसके बाद एक और है लड़का जो कि देखने आने वाला है, तो लड़के का नाम है शंकर। और एक और है वो है लड़के के पापा और उनका नाम है गोपाल प्रसाद। ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे मैं सबके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। 5वां है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ है? स्वावलंबी नहीं होना। इसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना। जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है तो कहते हैं स्वावलंबी नहीं है। या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। तो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं इसकी रीढ़ की तो हड्डी नहीं है, पल भर में पलट जाता है, यानी कि खुद से खड़ा नहीं हो पाता, स्टैंड नहीं ले पाता है। तो इसके 2 वाक्य आप बना सकते हैं। 2 वाक्य तो लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो हमेशा बात पलट जाता है, पहला। दूसरा है कि रीढ़ की हड्डी होना एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। अपने आसपास किसी देखे गए नाटक नुक्कड़ के बारे में लिखिए। आपने किसी नाटक को, नुक्कड़ नाटक को देखा होगा, आपके स्कूल में हुआ होगा, तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि भाई कौन सा नाटक हुआ था, उसमें क्या क्या किया था, क्या किसी नाटक में आपने भाग लिया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो महिलाओं के प्रति लोगों की सोच है, जो पुराने ख्याल हैं, कौन कौन से ख्याल आपको पता है महिलाओं के बारे में जो लोग अक्सर कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें।
एक ज़रूर बताएं आप, महिलाओं के प्रति लोगों की क्या सोच है। तो चलिए अगली वर्कशीट में मिलते हैं। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपके लिए ये पूरा चैप्टर लाइव लेके आऊँगा। धन्यवाद।